ऑनलाईन वाले ऐकूया लागलं का? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. काय बघितलं का आपण? सीन सी आउट. ओके. या ऍट द एंड ऑफ द नोटबुक. नवीन आलेली नोटबुकच्या शेवटी सुद्धा काही लिहायचं नाही वगैरे. नोटबुकचा शेवट सुद्धा मलाच पाहिजे. अगदीच कधी वाटलं डिझाईन करायची इच्छा होती, काही समजायला झालंय, बोर झालंय, काहीतरी कविता वगैरे लिहायची, अशा गोष्टींसाठी एक सेपरेट छोटीशी नोटबुक आपल्यासोबत ठेवायची. 20 पेजेस छोट्याशा डायरी मिळते का नाही, त्या ठेवायच्या. खुर्चीवर लिहित बसणे, समोर बघा मला दिसत आलं समोर बरंच काही लिहिलेलं. तुमचे सिनियर कलाकार होते सगळे, तर असं काय करू नका भिंतीवर लिहिणं. भिंतीवर तो अजिबात लिहायचं नाही. ओके. कुठल्या दुसऱ्या कोणाची तरी नावं लिहिणं, त्याच्या पुढे शिव्या देणं, त्याला डायरेक्ट शिव्या द्या. मला शिवाय द्यायची इच्छा झाली तरी मला डायरेक्ट द्या, किंवा मॅडम कशी सांगा की सरांपर्यंत आमची ही शिवी पोहोचवा. चालतंय, काय अडचण नाही. बस लिहू नका, पण लिहिणं जरा चुकीचं आहे. ओके. तर त्यासाठी एक छोटी डायरी ठेवा तुमच्यापाशी, आणि त्याच्यात काय तुम्हाला घाण करायची ते करा. मी समजू शकतो बऱ्याचदा काही गोष्टी नाही कळत आपल्याला. मग लेक्चर जड जायला लागले की झोप येणं, मग असल्या काहीतरी अदर ऍक्टिव्हिटी चालू होतात. पॉसिबल आहे. स्टुडंट म्हणल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी होतात. मला ह्याचा अजिबात काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त आपल्या नोटबुक मध्ये काम करू नका. त्याच्यासाठी वेगळी 4 पानं सोबत ठेवा. काय करायचे ते करा, त्याच्यात काय अडचण नाही. ओके. ऍट द एंड ऑफ द नोटबुक पण आपल्या क्लाससाठीच पाहिजे. फ्रॉम द बिगिनिंग पण आपल्यासाठीच पाहिजे. तुमच्या मालकीचं फक्त तुमचं नावच तुमच्या नोटबुक मध्ये असायला पाहिजे. बाकी सगळं जे मी सांगेल तेवढंच पाहिजे. डन. ठीक है. चलो, एट द एंड ऑफ द नोटबुक आपको लिखना है a short note on C in. A short note on C in. शॉर्ट नोट ऑन सी इन. केलं ना, काल केलं, परवा केलं, काय जे आठवते ते लिहायचं. असं बसू नका, लिहा. जेव्हा काम करायचं सांगतो सिरियसली करायचं बरं कर बाबा. नंतर मी बोलतो सुद्धा बरं का. ऍडमिशन होईपर्यंत काय बोलत नाही. शॉर्ट नोट ऑन सी इन. जो भी आपको समझ आ रहा है, जो भी याद आ रहा है, कॉलेज में पढ़ा होगा, खुद से कुछ पढ़ा होगा, लिख लो. आठवत नसेल तर वाचा बघा. आता पाठीमागे वाचा, एकदाच वाचायचं आणि सगळं लिहून करायचं. पर घर जाके रिवाइज करना, फिर उसका प्रैक्टिस करना, ये वाली चीजें आपसे होनी चाहिए बच्चों. रिवीजन में मेरा टाइम वेस्ट मत करो, सो दैट आई कैन टीच यू मैक्सिमम थिंग्स.
देखो हमने क्या क्या पढ़ा था अबाउट सी इन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी इन, सी आउट, साथ में एक डायग्राम थी बफर वाली, इनपुट बफर, आउटपुट बफर। ये सारी चीजें जब एग्जाम में नोट लिखोगे तो वहां पे ये सारी चीजें होना जरूरी है। ओके, यूजुअली जब बच्चे नोट लिखते हैं सी इन सी आउट की, बस इतना ही होता है कि भाई इसको इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, आई स्ट्रीम वाला ऑब्जेक्ट है, उस स्ट्रीम वाला ऑब्जेक्ट है, हो गया। बट वी हैव 2-3 पॉइंट्स मोर देन दिस नोट। ओके, ये इंसर्शन एक्सट्रैक्शन क्यों है, गेट फ्रॉम पुट टू हम इसको क्यों कहते हैं, सी इन के साथ जो ऑपरेटर है वो क्या है, सी आउट के साथ जो है वो क्या है, उसे ऐसा नाम दिया क्यों है, सी आउट के साथ इंसर्शन क्यों है, सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन क्यों है, बफर वाली कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कुछ अगर मेंशन कर रहे हो, देयर इज नो चांस टू कट अ सिंगल मार्क फ्रॉम योर नोट। समझ रहे हो नहीं? राइट, हुक्स वाला पेपर है ना, ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाली अलग अलग लैंग्वेजेस है, जिसमें से आपको दी गई है C++। C++ इज द फर्स्ट लैंग्वेज टू इंप्लीमेंट OOP, फिर वही आगे इंप्लीमेंट हुई पाइथन में, सॉरी जावा में, फिर वही आगे इंप्लीमेंट हुई C#, .NET, और फिर पाइथन भी वही यूज कर रहा है। ओके, सो OOPS इज द कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाली ये लैंग्वेज है C++। ओके, अब आपके सिलेबस में कुछ फंडामेंटल्स ऑफ OOPS ऐसा कुछ तो चैप्टर दिया हुआ है, काइजन मैच कर बस ले देते हैं वहां सिलेबस को सिलेबस तर में छोटा सा डाउट होगा होना चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ OOPS में क्या होगा, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है। फंडामेंटल मतलब यही है, सब कुछ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, सब वही है। ओके, बस नाम अलग अलग है। आपका सिलेबस फंडामेंटल्स कहता है, मैं कहता हूँ बेसिक्स ऑफ CPP। ओके, बाकी सब सेम है। मैंने आपका सिलेबस देखा हुआ है और आपके सिलेबस पूरा 100% कवर हो रहा है, एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ उसमें हम कवर करने वाले हैं। ओके, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट C++, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, तो सी इन के बारे में बात करते हैं। क्या क्या था सी इन? पहला, इट इज वेरिएबल हैविंग डेटा टाइप। क्या है डेटा टाइप? आई स्ट्रीम। यस, हैविंग डेटा टाइप आई स्ट्रीम। अब आई स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, आई स्ट्रीम एक क्लास है। क्लास का मतलब होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कल मैंने एक स्टेटमेंट बताया था आपको, वी क्रिएट क्लास मीन्स वी क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप। तो ऐसा ही एक क्लास C++ ने खुद क्रिएट करके रखा हुआ है, दैट इज आई स्ट्रीम। ओके, तो इस क्लास का जब हम वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास के वेरिएबल को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास का वेरिएबल समझ रहे हो ना? वी क्रिएट क्लास मीन्स वी क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप। ओके, और डेटा टाइप अगर यूज करना है तो हमें उसके क्या बनाने होते हैं? वेरिएबल्स। और जब आपका वेरिएबल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाला होता है तो हम उस वेरिएबल को कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो यूर सी इन इज सिंपली एन ऑब्जेक्ट, और इसी को हम कहेंगे इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। ओके, तो सी इन जो है ये हुआ इंस्टेंस ऑफ क्लास आई स्ट्रीम। ठीक है, अब हम किस लिए यूज करते हैं सी इन? वी यूज सी इन टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। अब ये इनपुट लेने के लिए हम सी इन के साथ राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। वी यूज व्हाट? राइट शिफ्ट ऑपरेटर विद सी इन। फॉर एग्जांपल से सी इन ए, तो सी इन के साथ ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज हुआ। ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर जब सी इन के साथ यूज होता है तो हम उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यस, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। व्हाई डू वी कॉल इट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर? क्योंकि यूजिंग दिस ऑपरेटर सी इन इनपुट बफर से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और आपके प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल में स्टोर करता है। तो इनपुट बफर से डेटा एक्सट्रैक्ट
करने का काम सी इन करता है यूजिंग दिस ऑपरेटर, इसलिए उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, इसलिए क्या कहते हैं उसको? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कंफ्यूजन नहीं होने देना है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी याद रखने के लिए। इन के साथ इंसर्शन नहीं होता, तो जो दूसरा है वो इनके साथ होगा। कौन? एक्सट्रैक्शन। यस, तो इसको कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और इसी के साथ साथ फिर हमने कैस्केडिंग वाली एक कॉन्सेप्ट देखी थी। क्या मतलब होता है कैस्केडिंग का? हाँ, एक ही सीन के साथ मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, वी कॉल इट कैस्केडिंग। समझ गए हो? ठीक है, ओके, दैट इज सी इन। और फिर वही सब कुछ किसके साथ होने वाला है? सी आउट। ओके, तो अब सी आउट भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? ओस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओस्ट्रीम एक इनबिल्ट क्लास है, मतलब डेटा टाइप है, और उसका वेरिएबल है सी आउट। सी आउट हम यूज करते हैं टू प्रिंट द डेटा ऑन कंसोल। सी आउट के साथ हम यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट। वी यूज लेफ्ट शिफ्ट, और फिर स्टेटमेंट होना चाहिए व्हेन वी यूज लेफ्ट शिफ्ट विद सी आउट वी कॉल इट इंसर्शन ऑपरेटर। व्हाई डू वी कॉल इट इंसर्शन? बिकॉज इट इंसर्ट्स your data in output buffer. Output buffer is different, input buffer is different, तो ये दोनों को मिक्स नहीं करना है। इनपुट आउटपुट बफर्स अलग अलग है, वो मेमोरीज अलग अलग है। ओके, तो इसलिए सी आउट के साथ जो यूज होता है इट इज इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, इट इज व्हाट? इंसर्शन ऑपरेटर, राइट। और ऐसे मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर अगर हम सी आउट के साथ यूज करें तो फिर उसे क्या कहा जाता है? कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। करेक्ट, कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। अब यूज कैसे करना है सी आउट, इसके भी दो ऑप्शंस हमने देखे थे अलग अलग। पहला, सिंपली कोई मैसेज हमें प्रिंट कर देना है, या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमें प्रिंट कर देनी है। क्या प्रिंट करना है? सिंपली एक मैसेज या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब जो भी मैसेज आपको डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट करना होता है वो मैसेज हम डबल कोट में मेंशन करते हैं। कैसे मेंशन करते हैं? डबल कोट में। करेक्ट। तो मान लो मुझे मैसेज देना है हेलो वर्ल्ड, तो सी आउट वाला स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा, सी आउट, और डबल कोट में क्या रहेगा? हेलो वर्ल्ड। फिर और एक सी आउट दे देते हैं, सी आउट दिस इज सीपीपी। पॉसिबल है, राइट? अगर हम इसको रन कर दे तो ये मैसेजेस एक के नीचे एक प्रिंट हो गए, या एक के आगे दूसरा प्रिंट होगा? दूसरा। नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। फॉर नेक्स्ट लाइन व्हाट डू वी नीड? स्लैश। वी नीड स्लैश। अब यहाँ पे आपको बस डिसाइड करना है कहां पे लाइन ब्रेक करनी है, उधर स्लैश डाल देना है। बस याद रखना स्लैश हमेशा डबल कोट में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? डबल कोट। वेरिएशन है उसमें भी, सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी वेरिएशन की जरूरत नहीं है। अभी बस समझना है हाउ टू यूज सी इन एंड सी आउट। ओके, तो कहां पे लाइन ब्रेक करनी है? हमें इस टी पे लाइन ब्रेक करनी है, तो फिर टी से पहले इधर क्या देना है? स्लैश। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? डी के एंड में स्लैश दे सकते हो, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास, अलग से सी आउट लिखो और डबल कोट में, दैट इज आल्सो पॉसिबल। बस ये कहां पे होना चाहिए? पहला सी आउट, फिर दूसरा स्लैश वाला सी आउट, और फिर तीसरा आपका स्टेटमेंट। ओके, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सी आउट डबल कोट में स्लैश, तो ये न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है। What do we call slash n? Escape sequence is the category to which slash n belongs. और slash n को specifically क्या कहते हैं? New line character. Yes, slash n is new line character. और ऐसे slash वाले जितने भी characters हैं उन सबको कहा जाता है escape sequences. Okay, we call them escape sequences. Clear?
ठीक है, ओके। तो सी आउट के साथ स्लैश इन कैसे यूज होगा ये बात भी समझ गए हो, ठीक है, डन। आगे हमने वेरिएबल वाला एक फंडा देखा था, कल भी शायद हमने रिवाइज किया था। व्हाट इज वेरिएबल? अगर इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज वेरिएबल, क्या बताओगे? पहले खुद को बताओ, रुको, पहले खुद को बताओ। और हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछने के बाद कम से कम 30 सेकंड्स वी हैव टू फर्स्ट थिंक। हमें कोई जल्दी नहीं होती आंसर की, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा। तो आदत लगाओ, क्वेश्चन पूछने के बाद पहले सोचोगे, अपना आंसर पक्का करोगे, फिर बोलोगे। समझ रहे हो नहीं? बातें कान से दिमाग में जानी चाहिए, कान से मुंह में आती है तो मुंह का गटर बन जाता है। तो पहले सोचो फिर बोलो। इंटरव्यू में बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां बैक ऑफ नहीं कर सकते। एक बार बोल दिया मतलब वही आपका नॉलेज है। पहले सोचो फिर बताओ। अब आपने काफी सोच लिया, अब बता सकते हो व्हाट इज वेरिएबल? नेम गिवन टू सम मेमोरी लोकेशन, करेक्ट, दैट इज वेरिएबल। और फिर सवाल होता है व्हाई डू वी यूज वेरिएबल? क्यों जरूरत है? टू स्टोर सम वैल्यू। ओके, जब भी कुछ स्टोर करने की बात आएगी वी नीड वेरिएबल। फिर वेरिएबल के अपने रूल्स है, उसमें से एक रूल हमें पता होना चाहिए। यूज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। एवरीबॉडी नोज डिक्लेरेशन। ओके, व्हाट इज द सिंटैक्स बेटा? डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है? सोचो सोचो, कोई जल्दी नहीं, हमें आराम से। टेक्निकल वर्ड्स बस हमें पता होने चाहिए। आप सबको पता है वेरिएबल डिक्लेयर करते कैसे, राइट? लेकिन आप सबको एग्जांपल पता है। व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर सिंटैक्स तो आपको वो टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए। अब अगर मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक इंटीजर x है, तो बताओ उसका डिक्लेरेशन क्या होगा? सबको पता है, क्या होगा डिक्लेरेशन? इंटर x, फिर सेमीकोलन। यस, एवरीवन नोज दैट, बट व्हाट इज द सिंटैक्स? तो एग्जांपल देखो, सिंटैक्स बनाओ। व्हाट इज इंट? डेटा टाइप। व्हाट इज x? वेरिएबल नेम। फिर चाहो तो उसको वैल्यू भी दे सकते हो, इक्वल टू वैल्यू। और एंड में बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है। हर स्टेटमेंट के एंड में कौन चाहिए? सेमीकोलन। बस बन गया सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स और एग्जांपल, इसमें जो फर्क है वो फर्क आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन वाले तुम्हारा ऐकू येते ना बाबांनो? चलो ठीक है, डन। सिंटैक्स क्लियर हो गया, राइट? वेरिएबल, ठीक है। अब दूसरा एक रूल होता है, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल है, int x इज इक्वल टू 5 और फिर मैंने लिखा float x इज इक्वल टू 2.9 और फिर हम कह रहे हैं सी आउट x। बस सोचो भाई क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। काय प्रिंट होईल रे? शेवट 2.9 प्रिंट होगा। काय प्रिंट होईल? मागे शेवटी Cout x, everybody familiar with Cout x? मतलब x की वैल्यू प्रिंट होगी, इतना तो काफी क्लियर है सबको। और ऊपर के दो जो है वो डिक्लेरेशंस है। हाँ, तो क्या प्रिंट होगा? एरर, इनके हिसाब से तो एरर आएगी। क्या होगा भाई? नहीं पता। 5 होगा, 5 होगा। करना ही बोला, एरर आएगी। क्या होगा? एरर आएगी गधों। एक सिंपल सा और एक रूल है वेरिएबल का, एक ही स्कोप के अंदर एक वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर नहीं हो सकता। अब आप बताओ, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 29। अब अगर मैं कहूं कि भाई चलो इसको छोड़ देते हैं, सीक्वेंस डजंट मैटर, तो कैसे डिसाइड कर पाओगे कि इधर x क्या प्रिंट हो रहा है? चलो इसको छोड़ दो। वेरिएबल का मतलब होता है सम मेमोरी जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ओके, और एक मेमोरी किसी एक ही टाइप के लिए यूज हो सकती है। अब इसके अंदर क्या स्टोर होगा? 5 की 2.9। फिर कुछ लोग कहेंगे सर पहले 5 होगा फिर 2.9 स्टोर होगा। ऐसा नहीं होता, ये तो असाइनमेंट में हो जाएगा, लेकिन अभी डिक्लेरेशन नहीं चलेगा। वेरिएबल्स जो होते हैं एक ही स्कोप के अंदर के वेरिएबल। स्कोप का मतलब क्या? हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स, पता है ना? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टू क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये एक स्कोप हुआ। बस वो उसी का होना चाहिए, नहीं तो ओपनिंग किसी और का, क्लोजिंग किसी और का, वो स्कोप नहीं होता।
जो ओपनिंग है उससे भी प्योर होनी चाहिए, दैट इज द स्कोप। तो यहाँ पे कौन है स्कोप, ये मेन फंक्शन वाला ये स्कोप है। और एक ही स्कोप के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, याद रखना, एक ही स्कोप के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो सगे भाई बहन होते हैं, सख्खे भाऊ बहीण असतात। आणि दुनियेत कुठे सख्खे भावंडांची नाव सेम माहिती आहे का? आहे तुमच्या घरी भावंडांची, बघा माझं बी नाव ए, त्याचं बी नाव ए। आता बाप मुझे नाम लोगों बोलते क्या भाई, राइट? तो ये नहीं होता। ओके, सो कंक्लूजन, इन सेम स्कोप more than one variables cannot have same name, even if data types are different, doesn't matter. Okay, in same scope more than one variables or say we cannot declare variables with same name, we cannot declare variables with same name। और अगर स्कोप चेंज हुआ तो, अगर फैमिली चेंज हुई तो फिर नाम सेम हो ही सकते हैं, हो सकते कि नहीं सकते, राइट? मेरे घर में भी ए है, उसके घर में भी ए है, चलेगा। एक ही घर में ए और ए पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो नहीं, राइट? तो ये भी वही है, थोड़ा सा रियल लाइफ के साथ मैच करोगे तो समझ जाओगे। दैट वेरिएबल का ये वाला रूल जो है इसको याद रखना, दिस इज सिंपली एरर। ओके, और एरर में आपको बताएगा प्रीवियस डिक्लेरेशन इज हियर, दिस इज कॉन्फ्लिक्टिंग, डन, ठीक है? ओके, ये एग्जांपल बस कहीं पे नोट करके रखो, ये एरर है, और ये जो रूल है ये रूल भी नोट करके रखो। ये रेड स्क्वायर में रूल है और वो एग्जांपल में एरर है, ये नोट करके रखो। वाईट पाहिजे नाही, विसरायचं नाही अजिबात। सी वाला पहिला चॅप्टर बघायला सुरू केला नसेल तर चालू करा बरं का, रोज त्याची लिंक ग्रुपवरती येते, लेक्चर बघायला सुरू करा, अजिबात कंटाळ करू नका, स्वतःला सांगा हे बघायचंच आहे, फक्त 4 दिवस लागतील बाळांनो, त्यापेक्षा जास्त नाही। लेक्चर देखो, प्रोग्राम करो, बात खत्म। चलो होगा, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वेरिएबल के साथ फेमिलियर हो गया, राइट? सीन सी और भी समझ गए, ठीक है? देखो, अब सी में आपने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े हैं, उसमें से 2-4 ऑपरेटर्स आपको बता रहा हूं। देखो, पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू वाला, ठीक है? क्या करता है ये ऑपरेटर? ऑनलाइन वाले ऐकू येते का तुम्हाला? हाँ, क्या करता है ये? राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन करता है। तो एक सिंपल सा रूल इसमें फॉलो करना पड़ता है, लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए, क्योंकि राइट की वैल्यू लेफ्ट में स्टोर होती है, एंड व्हेन वी वांट टू स्टोर समथिंग वी नीड वेरिएबल, बिना वेरिएबल के कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, इसमें होती है एक LHS और एक RHS, और RHS की वैल्यू LHS में स्टोर होती है। तो रूल कहता है LHS मस्ट बी वेरिएबल ऑलवेज, अदरवाइज कंपाइलर जनरेट्स एरर। नहीं तो कंपाइलर क्या करेगा, सीधे एरर जनरेट कर देगा, समझ गए, राइट? ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए और राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन होगी। इस हिसाब से हमने अगर लिखा a = 10 तो 10 a में स्टोर हो जाएगा,
अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 6 तो 6 b में स्टोर हो जाएगा। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस b, अब बताओ a में क्या स्टोर होगा इन दो स्टेटमेंट के हिसाब से 16। a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 6, तो 10 प्लस 6 16 यहाँ a में स्टोर हो जाएगा। और अगर मैंने लिखा a प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 3, अब क्या होगा, अब एरर देगा क्योंकि असाइनमेंट के लेफ्ट में वेरिएबल नहीं है। a प्लस 2 एक एक्सप्रेशन है, ये नहीं चलेगा, ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन नहीं चलेगा। क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट विल जनरेट एरर। बहुत सिंपल सी बात है। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। अब बताओ अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 3 और अपना a इंटीजर है और फिर नीचे स्टेटमेंट लिखा a प्लस इक्वल टू 2 और फिर सी आउट a, क्या प्रिंट होगा बेटा, क्या प्रिंट होगा पक्का? हाउ नहीं, a प्लस इक्वल टू 2 लिखा है, a इक्वल टू a प्लस 2 नहीं है, फिर भी प्लस होगा कैसे? क्या मतलब है भाई इसका प्लस इक्वल टू? नंदिनी बराबर ना? हाँ, क्या होगा? इनका कहना है 5 प्रिंट होगा, नहीं ना? क्या सोहम नहीं, क्या नाम तुझा? ओजस। बर क्या है? a is equal to a plus 2। नहीं, सी आउट a क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यस, तो प्लस इक्वल टू जो होता है गधो, इसका मतलब समझो, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उन सब के साथ ये वाली मेथड काम करती है। कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है? हाँ, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, करेक्ट। ओके, ये मॉड वाला ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर नसते बाबा, रिमाइंडर असते। रिमाइंडर तो अलार्म वाला असते, जो रिमाइंड करतो तुम्हाला आठवण करून देतो। हा, रिमाइंडर असते शिल्लक राहिलेलं, बाकी सांगतो ते तरी रिमाइंडर म्हणला तरी त्याला काही फरक नाही पडत, पण आपल्याला माहित असावं आपल्याला, नाही का? पुढे गेलो एक हायरार्किकल इनहेरिटन्स आहे आपल्याला, माहिती आहे का तुम्हाला? इनहेरिटन्स मध्ये 2017-2018 की बात होगी और मैंने कहा लिखो नेक्स्ट टाइटल हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब जो मेरे गांव वाले जो बच्चे थे सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यूरियस है कि हाँ भाई क्या होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। नहीं इकडे सगळी पोरं पोरी जी कुणी वाली बसलेली होती असं लिहिलं ना, ती माझ्या तोंडाकडे बघते आणि ही एकमेकाच्या तोंडाकडे बघते आणि मी विचार करतोय काय झालं ह्यांना चोरून कराय। मग माझ्या लक्षात आलं ही बी आपल्यासारखी जायचं गैरवानी, आम्ही काय न बोलता स्पेलिंग लिहिलं तिथं फळ्यावर। मग डान्स सगळं सॉर्ट आउट कळून गेलं मला ते काय होते। तर ती आमची इंग्लिशची जरा बोंबच असते पोरांची, त्यातनं गावाकडनं आलेल्यांची तर फारच वाढ लागलेली असते। म्हणजे हायरार्किकल म्हणायचं का हायरार्चिकल म्हणायचं तीच आमचं बोंबाबोंब असते, काय कळतच नाही की काय असते। मग कुणाला तरी विचारायचं काय रे बाबा, मग ते सांगते आम्हाला। पण ते जेव्हा काम केलं पाहिजे बरं का, इंग्लिश गरजेचं आहे बाळांनो, की आपण बरेचसे कोड्स वगैरे वाचतो, व्हॉट इज देअर इन द नेम, ती बरोबरच आहे, बट देअर इज मोर इन लँग्वेज। इंग्लिश पाहिजे, किमान आपल्या क्लायंटला आपल्याला सांगता तरी यायला पाहिजे आम्ही काय केलंय, त्यानं दिलेल्या शिव्या तरी किमान काढल्या पाहिजेत आपल्याला, की तो चिडलाय आता आपल्यावर, आपण काहीतरी गडबड केली आहे एवढं तरी आपल्याला कळायला पाहिजे। माझी बायको क्लायंट वर बोलत असते, बऱ्याचदा मला समजतच नाही तो काय म्हणतोय, त्यांच्याकडे स्पेस, फुल स्टॉप यासारख्या गोष्टीच नाही त्या। मग मी तिला विचारतो कळलं का तुला काय म्हणलं, ती म्हणती कळलं। बरं काय कळलं विचारू नाही शकत ना, ती विचारू नाही शकत, तुम्हाला कळायचं नाही का विचारू शकत नाही, लग्न झाल्याशिवाय। ठीक आहे, तर ते माहित पाहिजे बघा आपल्याला, इंग्लिशवर काम करा। 5वी 6वी 7वी ग्रामरची पुस्तकं येतात, नवनीत ग्रामर
लास्ट वाटून घ्यायचं नाही. 25-26 म्हणजे कसं होईल करा, काही फरक नाही पडत. मी बी केलं होतं 10वीला आल्यानंतर 5वी-6वी-7वी. त्याच्यात व्यवस्थित सगळं ग्रामर दिलेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं लागतं टेन्स, ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह व्हॉइस आणि व्होकॅब्युलरी. शब्द साठा पाहिजे, कशाला काय म्हणायचं माहित पाहिजे. नाहीतर सगळं ग्रामर माहित आहे पण कशाला काय म्हणायचं तीच माहित नाही. मग आमची पोरं वाक्य करायची टेन्सवाली, आय ईट भाकरी, ही इंग्लिश मध्ये लिहिलं DHAKARI. असं काहीतरी होऊ नये आपल्याला. हा ठीक आहे, काम करा बाबा, इंग्लिश बरोबर काम करा. आता लगेच करायला जाऊ नका, आता ह्याच्यावर काम करा. सो वी हॅव दीज ऑपरेटर्स, ओके, अँड वी हॅव मॉड्युलस ऑपरेटर. रिमाइंडर नसतंय, रिमाइंडर असतंय. जर रिमाइंडर म्हणला तरी चालते, मला काय अडचण नाही. आणि इनहेरिटन्स मध्ये पुन्हा एक चाइल्ड मल्टिपल चिल्ड्रन असतंय. आमच्याकडे चाइल्ड सुद्धा मल्टिपल, तरी आपल्याला काय अडचण नाही. असू द्या, चला ठीक आहे. So we have modulus operator, it gives us remainder. तो बताओ, अगर मैं लिखूं a is equal to 9 mod 5, तो a में क्या स्टोर होगा? 4 स्टोर होगा, बिल्कुल सही. और अगर हम लिखे a is equal to 5 mod 9, तो a में क्या स्टोर होगा? पटकन 0 वाली क्या स्टोर होगा? 5 स्टोर होगा. 5 is the remainder. चलो ठीक है. तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ सारे फैमिलियर हो गए हो, राइट? ओके. नाउ सी, आई हैव इंट a और मैंने कहा a इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन आई सी आउट a. तो हमारा a 2 पॉइंट समथिंग प्रिंट होना चाहिए या 2 प्रिंट होना चाहिए? क्या प्रिंट होगा? 2. ओके. ये जो ऑपरेशन वाले फंडे है, वो जो फर्स्ट चैप्टर है सी का, उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इंक्लूडिंग टाइप कास्टिंग. ओके, टाइप कास्टिंग यूज करके आप इसके रिजल्ट्स चेंज कर सकते हो. फ्रैक्शन को इंटीजर कर सकते हो, इंटीजर को फ्रैक्शन कर सकते हो. बट वो टाइप कास्टिंग करना कैसे है, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सी. और आपका पूरा सी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि बस वो फर्स्ट चैप्टर कर लो. बाकी सारी चीजें सिंटैक्टिकल है, बहुत सिंपल है. फर्स्ट चैप्टर में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमारे ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स फर्स्ट चैप्टर में गए हैं. तो आप वो 20 लेक्चर्स देख लो. उसमें भी अगर मन नहीं किया तो कम से कम ऑपरेटर्स पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं. ऑपरेटर्स 7 ऑपरेटर्स है, 7 के 7 ऑपरेटर्स मैंने डिटेल विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. देख लो, सारे लेक्चर्स पब्लिक आहे. ओके, सगळं सीपीपी सोपं होऊन जाईल तुमचं. मग फक्त आपल्याला सिंटॅक्स वरती फोकस करायचा आहे. ह्या गोष्टींवर फोकस करायची गरज नाही. सर 9/4 कसं काय आलं? 2.25 असं का नाही आलं? 2.25 का नाही आलं? तर मग त्याचं उत्तर तुम्हाला तिथे मिळून जाईल. फिर भी एक रूल बताता हूं आपको. जब आप डिवीजन करते हो, ये बस डिवीजन वाली बात है. ओके, तो ऑपरेशंस जो भी होते हैं, सी में हो, C++ में हो या फिर जावा में हो, जब ऑपरेशन किया जाता है उसमें ऑपरेंड होते हैं. यूजुअली बाइनरी वाले ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं. ओके, तो वी हैव ऑपरेंड 1, OP, ऑपरेंड 2. ओके, व्हाट इज OP? OP इज द ऑपरेटर. ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है आपका, उसमें से कोई भी एक ऑपरेटर ले लो. तो ऑपरेशन का रूल कहता है ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 इनके डेटा टाइप्स सेम होनी चाहिए. ओके, और इन दोनों का जो डेटा टाइप होगा वही उसके रिजल्ट का भी डेटा टाइप होगा. समझ रहे हो नहीं आप? माँ और बाप का जो डेटा टाइप होगा, बेटे का भी वही डेटा टाइप रहेगा. सिंपल सी बात है. बस ये कहता है उन दोनों का डेटा टाइप क्या चाहिए? सेम. लेकिन हर बार सेम हो ये भी जरूरी नहीं होता. तो इस हिसाब से देखो, 9/4 की अगर हम बात करें तो 9 का डेटा टाइप क्या है? इंट. 4 का डेटा टाइप क्या है? इंट. तो इनका डिवीजन करके जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट भी कौन से टाइप का होगा? इंट. सिंपल है, ये मशीन का रूल है. ओके, ये बस आपको पता होना चाहिए, तो आप समझ जाओगे. 9/4 करके क्या मिलने वाला है? 2. डन. 2 पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. इवन इफ यू से सी, अगर आपने कहा फ्लोट a
a is equal to 9/4 and then see out a. ओके, तो फिर a में क्या स्टोर होगा? फिर भी 2.25 नहीं है, पहले 9/4 सॉल्व होगा। 9/4 का रिजल्ट क्या मिलेगा? 2। अब ये 2 जाकर के a में स्टोर होगा। नाउ योर a is fraction, so 2 gets converted to 2.0 और फिर इधर क्या प्रिंट होगा? 2.0। इधर प्रिंट होगा 2.0। सिंपल है। ओके, अब इधर आ गई असाइनमेंट। असाइनमेंट के रूल्स अलग है, ऑपरेशन वाले रूल्स अलग है। ओके, अब ये सारे क्या रूल्स है, ये वो फर्स्ट चैप्टर में एक बार पढ़ो। ओके, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जब हम करते हैं तब ऐसी चीजों की हमें जरूरत होती है। C++ में बाकी ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती है। एक दो छोटे से रूल्स हैं, वो हम देखेंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको C थोड़ा डिटेल में देखना है, आई विल सजेस्ट वो 20 लेक्चर्स देख लो, जरूरी है। जे खुद के लिए देखो, माझ्यासाठी नाही सांगत आहे, मला काहीच फायदा नाही त्याचा, स्वतःसाठी बघून घ्या। वेळ आहे अजून आपल्याकडे। ओके, रोज 4 लेक्चर बघायचे, अर्धा तासात एक लेक्चर होऊन जाते। 30 मिनिट 1 तासाचे लेक्चर आहे, जास्त नाही। आणि बराचसा वेळ मग लिहून घ्या, नोट सांगा, ह्याच्यातच गेलाय। शिकवलेलं 1 तासात 30 मिनिट आहे। यू कॅन गो विथ फास्ट फॉरवर्डिंग ऑल्सो। ओके, हार्डली 40 मिनिटात एक लेक्चर संपून जाईल। दिवसात 5-7 कशी पण खाऊ शकता, तर तेवढं बघून घ्या, सोपं जाईल सगळं। चलो ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस समझ रहे हो। अब हमें छोटे छोटे 2-3 प्रोग्राम्स करने हैं और C++ का सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो क्वेश्चन कहता है, देखो, स्कैन 2 इंटीजर्स फ्रॉम यूजर। ओके, और हमें उन दोनों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर देनी है। क्या प्रिंट करनी है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, बस देखते रहो, प्रोग्राम हम कर लेंगे। तो ये वाला जो प्रोग्राम है पूरा लिख लेते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो जैसे मैंने आपको कहा था, जब भी आपको कोई प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले हमें अपना टेम्पलेट लिखना है C++ का। ओके, और प्रोग्राम हमें कौन से सॉफ्टवेयर में करना है? ओनली डेवसीपीपी। और अगर वो नहीं है तो ऑनलाइन GDB, ऑनलाइन पे जाओ, GDB कंपाइलर ओपन करो, उस पर काम करना शुरू करो। और कोई भी कंपाइलर हमें यूज नहीं करना है। अगर आप इक्लिप्स के साथ जाओगे, और क्या होता है, विजुअल स्टूडियो आप में से बहुत से बच्चे यूज करते हैं, वो बिल्कुल यूज नहीं करना है। बिकॉज दीज एडिटर्स गिव यू सजेशंस। अगर आप कहीं पे गलती कर देते हो, इमीडिएटली नीचे रेड लाइन होती है, साथ में सॉल्यूशन भी होता है कि भाई ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। ऐसे सजेशंस अगर आने लगे, अल्टीमेटली वी स्टॉप थिंकिंग, हम सोचना बंद कर देते हैं। और मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हम अपनी एरर खुद सॉल्व करेंगे। ओके, वी डोंट वांट एनी हेल्प फ्रॉम एनी एडिटर। तो डेवसीपीपी के साथ चलेंगे। डेवसीपीपी बिल्कुल हेल्प नहीं करता, एरर बताएगा, बस सॉल्व कैसे करनी है आपको समझना है। ओके, चलो ठीक है। सो लेट्स गो विद द बिगिनिंग। हैश इंक्लूड, किसको इंक्लूड करना है बताओ? आईओस्ट्रीम। शुड आई ऐड .h एट द एंड? नो। C++ में जो हेडर फाइल्स होती है उन्हें हेडर .h ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, बट जो C से हेडर फाइल्स आने वाली है, जैसे कि stdio.h हो सकता है कहीं पे यूज करना पड़े जब आप FKDS के साथ जाओगे, या फिर हो सकता है आपको स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करने पड़े, जहां पे हमें हेडर फाइल कौन सी चाहिए? string.h। ये जो C से आने वाली है उधर आपको .h मेंशन करना पड़ेगा, बट ये जो CPP वाली है वहां .h की हमें जरूरत नहीं होगी। ओके, तो धीरे धीरे समझ जाओगे। और अगर गलती से कभी आपने .h दिया जहां पे जरूरत नहीं होती, कंपाइलर बता ही देगा, राइट? ठीक है। सो आईओस्ट्रीम। ओके, फिर क्या है स्टेटमेंट? यूजिंग नेम स्पेस std। ये वाला जो है पॉइंट आपके सीन सी आउट वाले नोट में होना चाहिए, कोई मेंशन नहीं करेगा, आपका होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? क्या रीजन था? इनबिल्ट वेरिएबल्स है, वेरिएबल का रूल है यूज करने से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है, बट वो इनबिल्ट होने की वजह से उनके डिक्लेरेशंस कहां पे है? नेमस्पेस std में। तो वो कंपाइलर को मिले, इसलिए यूजिंग नेमस्पेस std लिखना जरूरी है, ये नोट में होना चाहिए। एंड देन इंट मेन। ओके, अब मेन फंक्शन में क्या कह रहा है? स्कैन 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स मतलब हमारे पास सबसे पहले 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। स्कैन करेंगे मतलब यूजर से लेके स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए वी नीड मेमोरी। मेमोरी मतलब वेरिएबल।
दो वैल्यूज दो वेरिएबल्स, कौन से टाइप के? इंटीजर टाइप के। चलो लिख लेते हैं। तो मैंने पहला वेरिएबल लिखा int 1 num, 2 num। Are they valid variable names? Yes or no? नवीन वाले जरा संकेत आहे अजून बरोबर हाई का नाही? Yes or no? No. ये रूल्स हमें पता होने चाहिए वेरिएबल वाले, राइट? किससे शुरू होने चाहिए? अल्फाबेट और अंडरस्कोर। और हमने शुरू किए डिजिट से। डिजिट से शुरू नहीं हो सकते। डिजिट यूज कर सकते हैं बट कहां पे? नॉट एट द बिगिनिंग। फिर कहीं भी यूज करना बट नॉट एट द बिगिनिंग। बीच में करो, एंड में करो, आपकी मर्जी। शुरुआत नहीं होनी चाहिए। शुरुआत किससे होनी चाहिए? अल्फाबेट और लोअर केस या अपर केस, या कोई भी चलेगा? कोई भी चलेगा। सी, सीपीपी, जावा, पाइथन केस सेंसिटिव, तो लोअर केस अपर केस कोई भी चलेगा बट अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट तो होंगे। एक और सिंबल जो है वो भी अलाउड होता है, हम उसको मेंशन नहीं करते। डॉलर अलाउड होता है बट उसमें मेंशन नहीं करना है। जावा में डॉलर उसने सिंटैक्टिकली जावा ने मेंशन करके रखा हुआ। यू कैन गो विद डॉलर आल्सो। C++ में भी होता है, डेव सीपीपी में, बट किसी भी बुक में उसका रेफरेंस नहीं मिलता बट यूज करोगे तो हो जाता है। तो मेंशन नहीं करना है कहीं भी। ओके, ओनली वन स्पेशल सिंबल इज अलाउड। कौन सा? अंडरस्कोर। बस माहित है ना अंडरस्कोर? हाँ। तो इनके नाम बदल देते हैं। लेट्स से int num1, num2 सेमीकोलन। अब हमें यूजर से दो वेरिएबल, दो वैल्यू स्कैन करनी है, तो प्रोग्राम हमें यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है? इनपुट से पहले मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये वाला डेटा इंटर करना है। ओके, तो इसके लिए हमें सी आउट मेंशन करना है। लेट्स से सी आउट क्या होगा? /n एंटर 2 इंटीजर्स। यस, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सी। ओके, सी इन, एक ही सीन में num1 num2 दोनों स्कैन हो सकता है। यस, व्हाट डू वी कॉल इट? कैस्केडिंग। करेक्ट। ओके, तो मैंने कहा सी इन num1 एंड num2, तो num1 num2 दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्कैन हो चुकी है। ओके, अब हमें उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रिंट करनी है। तो एडिशन वाला रिजल्ट और सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट इन्हें स्टोर करने के लिए अब हमें और दो वेरिएबल्स चाहिए। और रूल कहता है यूज करने से पहले डिक्लेयर करो। कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो बट यूज करने से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। ओके, तो फिर हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर लेते हैं इंट सब्ट्रैक्शन वाला एक वेरिएबल चाहिए, एडिशन वाला एक वेरिएबल चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे एडिशन इज इक्वल टू क्या होगा? num1 प्लस num2। यस, फ्रेशर्स की एक कॉमन मिस्टेक है, 10वी 12वी में लवकर बाहेर येत नाही। num1 plus num2 is equal to addition। वो मैथमेटिक्स में यही सिंटैक्स होता है ना अपना, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। आंसर राइट साइड में, बट ये थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर राइट की वैल्यू लेफ्ट में लेके आता है, तो ये वाला जो एक कॉमन मिस्टेक है इसको करना नहीं है। इसके साथ चलो, सो एड इज इक्वल टू num1 plus num2, और फिर सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो हम कहेंगे सब इज इक्वल टू num1 minus num2। तो ऐड और सब में अपने रिजल्ट्स जो है स्टोर हो गए। अब हम इन्हें प्रिंट कर देते हैं। ओके, प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे सी आउट। सिर्फ आंसर प्रिंट नहीं करना है, आंसर के साथ साथ एक मैसेज भी होना चाहिए कि वो आंसर क्या मेंशन कर रहा है ये हमेशा प्रिंट करते रहो। जैसा मैंने आपको कल कहा था, योर प्रोग्राम इज ए सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर, और आप उसको बेच सकते हो। तो आप जिसको बेचने वाले हो उसके बारे में सोचो और उसके लिए मैक्सिमम सिंपल प्रोग्राम बनाओ कि वो आसानी से समझ जाना चाहिए क्या इनपुट देना है, क्या आउटपुट मिला। समझ रहे हो? नहीं तो फिर प्रोग्राम रन हुआ या आपके आउटपुट वाली विंडो, इधर कुछ भी नहीं है। फिर वो कॉल करके आपको पूछ रहा है भाई ये तो तूने दिया सॉफ्टवेयर, करना क्या इधर? फिर आपको क्या भाई उधर 2 इंटीजर डाल दे, तो आप बताओगे, फिर वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है 10 and 5 अब बैठा है, फिर एंटर की प्रेस कर दे। ओके, अब एंटर की प्रेस करने के बाद उसे रिजल्ट मिलता है
अब वो पूछ रहा है व्हाट इज दिस 100, क्या है बताओ 100? नहीं ना पता, मैं बस मुझे पता है क्योंकि मैंने प्रोग्राम किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इधर लिखो या फिर जो भी आपको मैसेज देना है। ओके, आप लिख सकते हो स्क्वायर इक्वल टू 100, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5। तो फिर वो सामने वाला आपका क्लाइंट समझ जाएगा कि भाई ये जो रिजल्ट्स है इसका ये मतलब होता है। ओके, कंक्लूजन, प्रोग्राम हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें आपको मैसेजेस इंक्लूड करने चाहिए। ओके, चलो ठीक है, तो हम कहेंगे सी आउट स्लैश एन एडिशन इज इक्वल टू ऐड, और फिर से सी आउट स्लैश एन सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सब, और फिर एंड में क्या होना चाहिए, रिटर्न 0। इसकी बस आदत डाल दो, बाद में आप नहीं लिखोगे, लिखते वक्त रिटर्न 0 स्किप करोगे चल जाएगा, प्रोग्राम करते वक्त हमें रिटर्न 0 कंपलसरी चाहिए। ओके ठीक है, प्रोग्राम क्लियर हो गया, कर सकते हो। अभी बस सुनो, ये वाला तो करना ही है, अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये जो राइटिंग हमने इतना सब किया हुआ है इसको थोड़ा स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं, और इसको हम चेंज करेंगे कुछ इस तरह से। अब देखो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, ये दो वैल्यूज, हम ये दो वैल्यूज आगे कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट कैलकुलेट एंड शो टू एंड यूजर। तो हम ये भी कर सकते हैं, आफ्टर दिस, आफ्टर स्कैनिंग टू वेरिएबल्स यू कैन सी cout स्लैश n is equal to num1 plus num2, that is also possible. You can mention some expression in cout statement, फिर cout statement उस expression को solve करेगा और उसकी वैल्यू वहां पे प्रिंट कर देगा। Similarly, you can go with cout slash n subtraction is equal to num1 minus num2 हो गया, और फिर एंड में रिटर्न 0। सो इंस्टेड ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट्स आप बस ये दो स्टेटमेंट के साथ काम चला सकते हो। ऊपर से 8 बाइट्स आपके सेव भी हो जाएंगे। कौन से 8 बाइट्स? ऐड और सब वाले 4-4 बाइट जो उसको एलोकेट हुए वो सेव भी हो जाएंगे। ओके, बाकी आपकी मर्जी है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, एडिशन फाइंड आउट करो और एडिशन का स्क्वायर प्रिंट कर दो, फिर एडिशन में क्या करनी पड़ती? सेव करनी पड़ती। सेव करके फिर स्क्वायर के लिए हम उसे यूज करते हैं। कंक्लूजन, अगर आपके रिजल्ट के साथ अलग से कोई काम नहीं करना है तो आप वो रिजल्ट डायरेक्ट cout में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रिजल्ट के साथ और भी कुछ काम करना है then it will be better if you store that result in some variable. Done, ठीक है, लिख लो। और ये नीचे वाले प्रोग्राम आप कर लो, दोनों ऑप्शन लिहून ठेवा बरं का, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला भी और ये विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन जो किया ये भी, दोनों ऑप्शन लिख लो। न बघता लिहानी, कॉपी पेस्ट नाही करायचं।
हो गया? ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है स्क्वायर और क्यूब वाला वो भी खुद से कर लो. प्रॉपर मेसेजेस देने हैं यूजर को. नुसतं घेतलं आणि प्रिंट केलं नको आहे. मेक युअर प्रोग्राम मॅक्सिमम यूजर फ्रेंडली. हो गया? ठीक है, ओके. चलो देखो बराबर जमले का प्रोग्राम पढ़ लो. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है. से वी हैव मेन. अब ये हैश इंक्लूड वाले स्टेटमेंट्स आप समझ रहे हो, राइट? हैश इंक्लूड वाला स्टेटमेंट समझ रहे हो? चला बाबू आता इकडे लक्ष राहू द्या. बस कर लिहायचं, बाकी घरी जाऊन लिहा. देखो तो एक नंबर हमें चाहिए, लेट्स से इंट नम कॉमा स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और साथ में क्यूब चाहिए. तो यूजर को पहले फ्री चला. सो सी आउट एंटर ए नंबर, ओके, एंड देन सी इन. एक ही वैल्यू हमें स्कैन करनी है, दैट इज नम. ओके, किसको स्कैन करना है और किसको कैलकुलेट करना है, ये वाली बात समझ रहे हो नहीं? कई बार मैंने देखा हुआ है फर्स्ट टाइम जो प्रोग्रामिंग करते हैं जितने वेरिएबल है सबको सीन करना है. तो अभी अगर लिखा है नम स्क्वायर क्यूब तो उनके प्रोग्राम में रहेगा सी इन. क्या क्या करेंगे? नम को भी सीन करेंगे, स्क्वायर को भी करेंगे और क्यूब को भी करेंगे. ये नहीं करना है. सोचो आपका ये प्रोग्राम कर क्या रहा है. आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है? यूजर से वैल्यू ले रहा है और स्क्वायर क्यूब कैलकुलेट करके उसको बता रहा है. तो स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करना आपके प्रोग्राम का काम है और उसे सिर्फ एक इनपुट देना ये आपका काम है. मतलब सीन ने कितनी वैल्यू स्कैन करना जरूरी है? ओनली वन, सिर्फ एक. ओके, स्क्वायर और क्यूब ये तो हम कैलकुलेट करेंगे, इन्हें स्कैन नहीं करेंगे. अगर इसी भी हमने स्कैन किया तो फिर मशीन क्या करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा? सिर्फ सी आउट करेगा. सी आउट के लिए प्रोग्राम की जरूरत नहीं है. ओके, तो सी इन नम सबको स्कैन नहीं करना है और फिर कैलकुलेट करेंगे. लेट्स से स्क्वायर इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय नम. ओके, और क्यूब इज इक्वल टू यू कैन गो विथ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नम. यू कैन गो विथ नम इनटू नम आल्सो. बट फिर वही है, फिर दो ऑपरेशंस होंगे. अब इंस्टेड ऑफ टू अगर आप एक ही ऑपरेशन करोगे दैट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. तीन ऑपरेशन हो रहे हैं, दो ऑपरेशन हो रहे हैं, किसमें कम टाइम होगा? दो ऑपरेशन में कम टाइम होगा. समझ रहे हो नहीं? ओके, तो इधर देखो एक ही ऑपरेशन हो रहा है. अगर आप इनटू नम करते थोड़ा ज्यादा टाइम लेता, लेकिन ठीक है अपने पास टाइम ही टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम की. एंड देन सी आउट स्क्वायर एंड क्यूब. बस ये स्क्वायर को भी इस तरह से प्रिंट नहीं करना है आपको. क्या करना होगा? प्रॉपर मैसेजेस आपको मेंशन करने हैं. ओके, यू हैव टू राइट. चलो लिख लेते हैं. सी आउट स्लैश स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर स्लैश क्यूब इज इक्वल टू क्यूब. बस हो गया.
मोस्टली अवॉइड करो कि ये सी आउट वाली बड़े बड़े ऐसे स्टेटमेंट्स आप ना लिखो। स्लैश एन देके नेक्स्ट एक सी आउट लिखना हमेशा बेटर रहता है। प्रोग्राम अपना स्टँडर्ड के हिसाब से लिखना चाहिए। सगळा प्रोग्राम इथं एवढ्या ह्याच्यात संपतो नाही, एकच सी आउटचं लाईन भले मोठं लिहिलंय 100 कॉलम पर्यंत, बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, असं नाही पाहिजे। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्कैन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। शॉर्ट मध्ये लिहायचा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिहिण्यात वेळ घालवू नका, क्वेश्चन एकदम शॉर्ट लिहायचा, लेंथ विड्थ रेक्टेंगल एरिया पेरीमीटर, बस हो गया क्वेश्चन। अरे एरिया एंड पेरीमीटर बरोबर आहे ना, करून टाका। चला बोलत बसू नका बाबा, जेवढं जमते तेवढं करा, बाकी सोडून द्या। वेरिएबल के नाम भी प्रॉपर होने चाहिए, लेंथ के लिए लेंथ ही चाहिए, विड्थ के लिए विड्थ ही चाहिए। ए बी सी डी असली वेरिएबलचे नाव द्यायची नाहीत रे। हो गया, चलो देखो, इंटर लेंथ एंड विड्थ सी इन, लेंथ स्कैन होगी और फिर विड्थ स्कैन हो जाएगी। ओके, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय यस लेंथ प्लस विड्थ। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बीच में होना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन मशीन में कंसीडर नहीं होता, वो सीधे एरर दे देता है कि 2 के बाद भाई ब्रैकेट कहां से आ गया, ये कौन सा सिंटैक्स है। ओके, वो एरर देगा, तो बीच में ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एंड देन वी विल राइट सी आउट स्लैश एन, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया सेमीकोलन and then C out slash n perimeter is equal to peri and then return 0। प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, समझ गए हो। लिखो आगे, स्कैन रेडियस, फाइंड एरिया एंड सर्कम्फरेंस, स्कैन रेडियस एंड फाइंड एरिया एंड सर्कम्फरेंस।
बोलू नका रे, बोलू नका. जेवढं स्वतःला जमतंय तेवढं करायचं बाळा. जिथं अडतोय आपण त्याच्यावर थोडस लक्ष ठेवायचं. समजून घ्या, मला विचारा, काही अडचण नाही. चलो हो गया. ओके, सी. सो वी हैव इंट मेन. ओके, अब हमें यूजर से रेडियस लेके एरिया और सरकमफरेंस जो है वो स्कैन करने हैं. ओके, एरिया एंड सरकमफरेंस. चलो रेडियस जो है उसको इंटीजर मान लेते हैं. रेडियस इज इंटीजर. अब इवन इफ योर रेडियस इज इंटीजर, एरिया और सरकमफरेंस क्या होने वाले हैं? फ्रैक्शन वैल्यूज आने वाली है. समझ रहे हो नहीं? क्योंकि बीच में 3.14 आएगा. 3.14 आया मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आएंगी. फ्रैक्शन वाले रिजल्ट्स आने वाले हैं, मतलब एरिया और सरकमफरेंस के लिए आप जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे वो क्या होने चाहिए? फ्लोट नहीं तो डबल. दो में से कोई एक होना चाहिए. अब डबल के साथ जाएंगे, इट विल ऑक्यूपाई 8 बाइट्स. उतनी हमें जरूरत नहीं है 8 बाइट्स की. 4 बाइट्स से भी अपना काम बन सकता है. सो लेट्स नॉट वेस्ट एक्स्ट्रा 4 बाइट्स. तो हम डिक्लेरेशन करेंगे इंट रेडियस एंड देन फ्लोट एरिया एंड सरकमफरेंस. ओके, अब यूजर से क्या क्या स्कैन करना है? रेडियस बस स्कैन करना है. ओके, और एरिया सरकमफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे. राइट. सो लेट्स से सी आउट स्लैश एंटर रेडियस. डन. देन सी इन रेडियस. रेडियस स्कैन हो गई. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेशन कहेगा एरिया इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला? पाई आर स्क्वायर. बट पाई तो नहीं लिख सकते. कंपल्सरी वी हैव टू राइट 3.14. पाई होता ही नहीं है. ओके, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा अगर पाई चाहिए तो. बट जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बदलने वाले तो है नहीं. आप वेरिएबल क्रिएट करके देखो या फिर डायरेक्टली हो, वैल्यू तो वही रहेगी 3.14. देन यू शुड नॉट वेस्ट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. ओके, मैक्सिमम यू कैन क्रिएट मैक्रो फॉर पाई. यू रिमेंबर मैक्रो? सी वाले एक एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ था अपना मैक्रो वाला एप्टीट्यूड में, जिसकी नोट भी आपने क्रिएट की हुई है, मुझे भेजी भी है. मैक्रो हैश डिफाइन वाली कुछ स्टेटमेंट्स हमने लिखे थे. अगर याद नहीं आ रहा तो याद होना चाहिए. मैक्रो इज वेरी हॉट टॉपिक इन इंटरव्यू. मैक्रो बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए आपको. एप्टीट्यूड में हमने डिस्कस किया हुआ है, एक बार देख लेना उसको. It belongs to C, but can be used in CPP also. So area is equal to 3.14 multiplied by, क्या करना पड़ेगा? Radius multiplied by radius. हो गया. Done. ठीक है. And then circumference is equal to 2 into 3.14 into radius. हो गया. Right? ठीक है. तो ये दोनों कैलकुलेट हो गए. अब हमें बस ये प्रिंट करना है. प्रिंट करते वक्त आपको %f%d कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्रिंट इट. राइट. तो हम लिखेंगे सी आउट एरिया इज इक्वल टू एरिया एंड सी आउट, डोंट फॉरगेट स्लैश n. ओके, डोंट फॉरगेट स्लैश n. सरकमफरेंस इज इक्वल टू सरकम एंड रिटर्न 0. प्रोग्राम कंप्लीट here. क्लियर हुआ सबको? ठीक है. तो कैसे प्रोग्राम्स लिखने हैं ये बात समझ रहे हो. धीरे धीरे डिफिकल्टीज बढ़ाएंगे. अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. ओके, लिखो नेक्स्ट है क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट्स इन C++. क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट्स इन C++. क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट्स इन C++. अब बस देखते रहो, कुछ लिखना नहीं है.
कांस्टेंट वाली कॉन्सेप्ट क्या है ये हमने वो मैक्रो के साथ एक्सप्लेन की थी। ओके, अब वो कौन सा वाला एप्टीट्यूड था देखो, उसकी लिंक आपको आज ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। और नए बच्चों को अगर काम करना है तो फिर कल आके मैडम से परमिशन ले लो लेक्चर एक्सेस करने की, वो प्राइवेट है। ओके, कल नहीं होगा, एडमिशन के बाद होगा। बाकी तुम्ही लोक आठवतंय का, नसला आठवत तर लेखा जर लाज वाटू देतो तुम्हाला, रेकॉर्ड करून दिलं होतं बघा, नोट्स प्रिपेअर करा, नोट करून मला नोट पाठवले होते तुम्ही आणि तरी बी आठवत नाही। नवीन आलेले जुनेवाली काही लिस्ट आली नाही बरं का, ही अशीच आहे तसं, बस 2-4 गोष्टी जास्त माहिती आहेत तुमच्यापेक्षा, एवढंच काय ती 4 दिवस तुम्ही काम केलं तेवढे 20 लेक्चर बरोबर तुम्ही बी त्यांच्या बरोबर येऊन बसाल। बस थोडंसं पॉइंटर वाले जे कॉन्सेप्ट आहेत त्या जरा आमच्या स्ट्रॉंग आहेत, त्यापेक्षा जास्त काही फरक नाही, बट पॉइंटर क्रिएट्स बिग डिफरन्स। पण आपण बी शिकणार आहे सगळं परत एकदा पॉइंटर्स। ओके, बट थोडंसं तुम्हाला एफर्ट्स घ्यावे लागतील फर्स्ट चॅप्टर बरोबर। जुनेवाले जरा रिव्हिजन करत राहणार बाबा ना, बऱ्याचदा असं होतं नवीन लोक उत्तर देऊन जातात, जुनी बसल्याचा विचार करत नक्की काय होतं, मग वाईट वाटतं कधी कधी, पण असू दे काय चालायचं तेवढं, काय नाही। जसं की मगाशी एक क्वेश्चन होता आपला, a + 2, आमची जुनी म्हणते तर नाही एररच देईल, आन्सर येणारच नाही, आणि नवीन कोर्स सांगितला की खालीच येणार आहे, ते असं होतं कधी। चलो ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, रिव्हिजन करत राहा, एग्जाम होणार आहे आपली नेक्स्ट वीकेंडला। सो वी नीड टू क्रिएट कॉन्स्टेंट्स। ओके, सी में भी चाहिए, C++ में चाहिए, जावा में भी चाहिए होते हैं, हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वी कॉल देम रीड ओनली वेरिएबल्स। क्या कहते हैं उन्हें? रीड ओनली वेरिएबल्स। तो हमें कांस्टेंट क्रिएट करना है, मतलब पहला ऑप्शन है रीड ओनली वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। ओके, क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल्स यूजिंग const keyword, using const keyword। ओके, और फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है टू क्रिएट कॉन्स्टेंट्स, दैट इज न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स यूजिंग enum keyword। ओके, सेकंड ऑप्शन क्रिएट न्यूमेरिक, इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक लेट्स से क्रिएट इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स यूजिंग enum keyword। enum keyword यूज करके हमें इंटीजर वाले कांस्टेंट बनाने हैं। enum का एक ही ये ड्रॉबैक है, ये फ्रैक्शन वाले कांस्टेंट्स क्रिएट नहीं कर सकता, स्ट्रिंग वाले कांस्टेंट्स क्रिएट नहीं कर सकता, इट वर्क्स विद इंटीजर ओनली, कॉल इन्यूमरेशन। ओके, और इन्यूमरेशन क्रिएट करने के लिए कीवर्ड यूज करना पड़ता है enum। ओके, तो enum के साथ हम काम करेंगे, मतलब हम काम करेंगे इन्यूमरेशन के साथ, इन्यूमरेशन। और कॉन्स्ट रीड ओनली वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे, मतलब हम काम करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। तो बस हमें ये 2 पॉइंट्स देखने हैं, एक है कॉन्स्ट कीवर्ड और दूसरा है इन्यूमरेशन। ओके, तो उसमें से जो कॉन्स्ट कीवर्ड है इसको अब जरा समझते हैं। कॉन्स्ट का C स्मॉल ही होना चाहिए, कॉन्स्ट कीवर्ड है, तो इवन इफ इट इज टाइटल C शुड बी स्मॉल। ओके, कॉन्स्ट कीवर्ड कशासाठी वापरणार आहे आपण कॉन्स्ट कीवर्ड? टू क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल्स। रीड ओनली वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वी कांट चेंज इट्स वैल्यू। अगर हमने कोशिश की चेंज करने की, कंपाइलर जनरेट्स एरर, कंपाइल टाइम एरर। ओके, बस एक एग्जांपल दिखाता हूं एंड देन वी विल स्टॉप। लेट्स से वी हैव मेन फंक्शन। ओके, और मेरे पास एक इंट x और मेरे पास है कॉन्स्ट इंट y। तो यहां पे x इज नॉर्मल वेरिएबल,
आप जब चाहे उसे वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूज यही पे असाइन कर लेते हैं अभी। लेट्स से x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। फिर मैंने नीचे लिखा x इज इक्वल टू 7, दैट इज परफेक्टली वैलिड। वही अगर मैं यहां लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 7, दिस विल जनरेट एरर बिकॉज वी कैनॉट परफॉर्म असाइनमेंट ऑपरेशन ऑन रीड ओनली वेरिएबल y। y के डिक्लेरेशन में कॉन्स्ट यूज हुआ, मतलब y क्या है, रीड ओनली वेरिएबल है। व्हाट इज y? y इज रीड ओनली वेरिएबल। क्लियर है सबको? ठीक है, डन। तो y इक्वल टू 7 क्या करेगा, एरर देगा। x इक्वल टू 7 एरर नहीं देगा। फिर अगर मैंने नीचे लिखा सी आउट x, क्या प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करेगा। और अगर मैंने इधर लिखा सी आउट y, ये प्रिंट होगा या एरर देगा, प्रिंट होगा या एरर देगा, एरर देगा। क्यों? कांस्टेंट। व्हाट इज द रूल ऑफ कांस्ट? कांट चेंज द वैल्यू। या मैंने ऐसा कहा कांट यूज द वैल्यू। व्हाट इज द रूल? कांट चेंज द वैल्यू ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। क्या मैंने ऐसा कहा, यू कांट यूज द रीड ओनली वेरिएबल। अगर हम उसे यूज ही नहीं कर सकते वेरिएबल को, क्रिएट करने का मतलब क्या है, समझ रहे हो कि नहीं? तो डिफरेंस को समझो। रूल कहता है यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, यू कैन यूज इट वेयरएवर यू वांट। तो सी आउट एक्स क्या प्रिंट करेगा, सी आउट वाई क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट कर देगा। ओके, ऑब्वियसली अगर सिंटैक्टिकल एरर नहीं है तो इसको कमेंट में डाल देते हैं। तो फिर सी आउट वाई क्या करेगा, ये 5 प्रिंट करेगा। तो रीड ओनली वेरिएबल का मतलब होता है कांट चेंज वैल्यू और से कांट परफॉर्म असाइनमेंट ऑपरेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, but you can use it wherever you want. डिक्लेरेशन के बाद आप उसको यूज कर सकते हो, समझ गए? ठीक है, दैट इज रीड ओनली वेरिएबल। क्या क्या है कल लगा। नाउ एट द एंड ऑफ द नोटबुक ये नोट लिख लो, बाकी इसकी डिटेल नोट कल लिखेंगे हम। एट द एंड ऑफ द नोटबुक अभी जो हमने देखा वो लिख लो अपने हिसाब से। 400 पेजेसची नोटबुक पाहिजे आपल्याला, मिनिमम 400 पेजेस। हाँ, सीबीपीच्या नोट्स पण कोणाला सेंड करायचे असेल तर बट ऍडमिशन नंतर ऑनलाईन वाले लक्षात राहू दे बाबा, ऍडमिशन नंतर सगळे रिस्ट्रिक्शन्स चालू होतील तुमचे। ओके, बरं जरा विचार करा, आज आपण काय काय बघितलंय का जरा वाचून घ्या। वाचा, ह्याच्या त्याच्यात तोंडाकडे बघत बसू नका, काय काय झालं आज वाचा। जुनेवाली नोटबुक आपली जरा वाचा।
काय आठवण झाले काय बघायला तुम्हाला पाठीमागचा नोटबुक वाचा जर आपली ऍप्टिट्यूड वाले डिस्कशन्स रिवाइज करा क्लासमध्ये येऊन. हो गया? चलो ठीक है, आज रुक जाते हैं. सी यू टुमारो एट सेम टाइम 7:15. मंडे पासून 7:15 वाला टाइम सुरू होईल आपला. आता थोडं सुरुवात आहे तर आपण 1 तास 1.25 तासाचं लेक्चर घेतोय. चला उद्या भेटूया 7:15.